नमस्ते मित्रों। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हम ले चलेंगे। ये जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, इस कविता को यानी संक्षेप में उसके आशय और उद्देश्य को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ देखने वाले हैं। मैं सबसे पहले रामकृष्ण बदने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। इस कविता के आशय तथा उद्देश्य को देखने से पहले कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षेप में हम यहाँ पर परिचय देखना महत्वपूर्ण समझते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। कब? 15 सितंबर 1927 को। बाद में इलाहाबाद से आपने बीए सन 1949 में किया। बाद में एमए की परीक्षा भी आप उत्तीर्ण हुए। 1949 से 1955 तक आप प्रयाग में उन्हें एजी ऑफिस में प्रमुख डिस्पेयर के पद पर कार्य करते रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक यानी हिंदी समाचार विभाग में भी आप काम करते रहे। 1960 तक इसी पद पर आप कार्यरत रहे। बाद में संपादक के रूप में भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और ऐसा आपका ये हिंदी साहित्य में अन्य कामों के द्वारा भी योगदान रहा है। आपकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में हुई। हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के रचनाओं के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो उनकी रचनाओं के बारे में भी मैं आपको बताना महत्वपूर्ण समझता हूं। उनकी रचनाओं में उनके जो महत्वपूर्ण नाटक है उसमें लड़ाई, बकरी, अब गरीबी हटाओ, ये उनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। एकांकी संकलन के बारे में अगर हम देखें तो हवालात, ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी संकलन है। रेडियो रूपक में पीली पत्तियां, ये उनका प्रसिद्ध रेडियो रूपक है। छंद नृत्य नाटिकाओं में होरी, धूम मचोरी, ये महत्वपूर्ण है। और कविता संग्रहों के बारे में अगर हम देखें तो उनका एक कविता संग्रह एक सूनी नाव प्रसिद्ध उनका कविता संग्रह है। रिपोर्टाज में चर्चे और चरखे, ये उनका रिपोर्टाज है। प्रतिनिधिक संग्रहों में काट की घंटियां, इनका प्रतिनिधिक संग्रह है। तो यात्रा वृत्तांत में कुछ रंग कुछ गंध, उपन्यासों में सोने चौखटे, सोया हुआ जल, और कहानी संग्रह में क्षितिज के पार, बदला हुआ कोण, पराजय का क्षण, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य साहित्य में अगर हम बाल कथाओं के बारे में देखें उनके, तो क्या दिखाई देता है? तो उनकी बाल कथाओं में अपना दाना, ये उनकी बाल कथाएं हैं। बाल नाटकों में अनाप शनाप, हाथी की पौं, भौं भौं खों खों, लाख की नाक, कल भात आएगा, बुद्ध की करुणा, ये उनके बाल नाटक है। तो बाल कविताओं में बतूता का जूता, बिल्ली के बच्चे, महंगू की टाई, और 4 खंड में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना संपूर्ण गद्य रचनाएं भी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम ले चलेंगे इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बहुत ही संक्षेप में यहाँ पर हम परिचय देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारी पाठ्यक्रम में रखी गई उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता हम ले चलेंगे, इसका आशय और इसके साथ ही साथ उद्देश्य को यहाँ पर देखेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करती है। वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, इस पर करारा व्यंग्य करने का काम इस कविता के माध्यम से हुआ है, यह हमें यहां ध्यान देना जरूरी है। इस कविता में सक्सेना जी ने राजनेता और कुली में समानता दर्शाई है। आपको मालूम है कि बस स्थानक हो या रेल स्थानक पर कुली, जो हमारा सामान ढोने वाले होते हैं, उस कुली के साथ
आज के राजनेता की यहाँ पर एक प्रकार से उन्होंने समानता दिखाने का काम इस कविता में किया है। दोनों में भी आम जनता को बड़े बड़े आश्वासन देकर फंसाने की क्षमता होती है। दोनों भी आम आदमी को बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। कौन कौन? कुली और राजनेता दोनों भी क्या करते हैं? तो आम जनता को बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। आश्वासन देने की, लोगों को फंसाने की क्षमता दोनों में भी होती है। ये समानता दोनों में है। केवल हम ले चलेंगे कहकर बताते हैं और कुछ करते और है। बताते कुछ और है और करते कुछ और है। कौन? कुली और राजनेता। कविता का शीर्षक ही है हम ले चलेंगे। और कविता का प्रारंभ किस प्रकार से कवि करते हैं? देखिए, कवि कहता है, चिल्लाते मिलते हैं बस अड्डे पर कुली और मंच पर नेता। दोबारा मैं पंक्तियां प्रारंभ की पढ़ता हूं कविता की। क्या कवि कहता है? देखिए, चिल्लाते मिलते हैं बस अड्डे पर कुली और मंच पर नेता। दोनों जगह पर चिल्लाते हुए मिलते हैं। कहां कहां पर चिल्लाते हुए मिलते हैं? एक तो बस अड्डे पर या मंच पर। कौन मिलते हैं चिल्लाते हुए? बस अड्डे पर जो चिल्लाते मिलता है वो कुली है और मंच पर जो चिल्लाते मिलता है वो राजनेता है। दोनों भी चिल्लाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? दोनों भी चिल्लाने का काम करते हैं। यहां पर इसका थोड़ा सा संक्षेप में अगर अर्थ देखना चाहे तो ऐसा कहा जा सकता है कि हम बस या रेल अड्डे पर या स्टेशन पर या स्थानक पर जाते हैं तो कई कुली लोग हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने का आश्वासन देते हैं। वहां जाते ही हम पहुंच रहे हैं, गाड़ी से उतर ही रहे हैं कि इतने में कुली हमारे पास आते हैं और बहुत दीनवानी से कहते हैं कि आपको कहां जाना है, वहां आपका सामान ढोने का काम हम ईमानदारी से करेंगे और आपके गंतव्य स्थान तक हम आपको ईमानदारी से पहुंचाने का काम करेंगे। इस प्रकार से कुली लोग वहां स्टेशन पर उतरते ही कहते हुए दिखाई देते हैं, हम आपको सही मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार का आश्वासन कौन देते हैं? तो रेल स्टेशन या बस स्टेशन पर कुली लोग देते हैं। वैसे ही नेता लोग भी मंच पर खड़े होकर मतदाताओं को या आम जनता को आश्वासन देते हैं। क्या कहते हैं? मतदार भाइयों, सुनो सुनो सुनो, एक बार मुझे चुनो चुनो चुनो। ये मतदार भाइयों एक काम करो, मतदार भाइयों सुनो सुनो सुनो, एक बार मुझे चुनो चुनो चुनो, और आपने अगर एक बार मुझे चुना ना तो आपकी सारी विकट परिस्थितियों से मैं आपको बाहर निकालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस प्रकार के झूठे आश्वासन मंच पर से यहाँ पर राजनेता लोग भी देते रहते हैं। और आप अगर मुझे चुनकर आपकी सेवा करने का मौका देंगे तो मैं आप लोगों की समस्याओं को ईमानदारी से दूर करूंगा। इस प्रकार का आश्वासन राजनेता लोग देते हैं और आपको मैं सही मंजिल तक, विकास की मंजिल तक पहुंचाऊंगा। इस प्रकार का आश्वासन वो देते हैं। कुली और नेता लोगों में जनता की सेवा करने की भावना उनके कहने के अनुसार दिखाई देती है और आम आदमी इन दोनों पर विश्वास करता है। लेकिन इस विश्वास का फल क्या मिलता है आम जनता को, आम आदमी को? उसका वर्णन कवि कविता की अगली पंक्तियों में करता है। कवि क्या कहता है? देखिए, देखते ही देखते सिर पर से बक्सा गायब हो जाता है। देखते ही देखते सिर पर से क्या गायब हो जाता है? बक्स गायब हो जाता है और मंच से जवाब। अब देखिए कि क्या कहता है कवि, लेकिन होता उल्टा ही है। मैंने आपको कहा कि जिस कुली पर विश्वास कर हमने हमारा बक्सा उसको सौंपा था कि नहीं, उस पर विश्वास करके, क्योंकि उसने बहुत बड़े आश्वासन दिए थे, सही मंजिल पर पहुंचाने की बात कही थी, और इस आश्वासन के कारण हमने हमारा जो बक्सा था उनके सिर पर ढोने के लिए दिया था। लेकिन हुआ क्या? वह हमारा बक्सा गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय वो बक्सा ही गायब कर देता है और वो स्वयं भी गायब हो जाता है। कौन? कुली।
वो गायब हो जाता है, इसका मतलब बक्सा भी वो गायब कर देता है। और इधर चुनकर आने वाले नेता की स्थिति भी वैसी ही है। जब तक वो चुनकर नहीं आता तब तक वो मंच से जो आश्वासन दे रहा था उस आश्वासन को क्या करता है, तो यहां शब्द का प्रयोग किया है, मंच से जवाब भी गायब हो जाता है। मतलब आम जनता से उसने जो आश्वासन देकर उस आश्वासन की पूर्ति करना का मतलब जवाबदेही जो यहां पर नेता को रहना चाहिए, लेकिन नेता भी यहां पर मंच से जवाब गायब हो जाता है, ऐसा कहते हैं। मतलब वो आम जनता की जवाबदेही से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसीलिए कवि कहता है कि दोनों भी धूर्त और चालाक निकलते हैं। नेता भी जनता के प्रति जो उनकी चुन कर आने के बाद की जवाबदेही होती है वो गायब हो जाती है। राह दिखाने और सुख समृद्धि लाने की बातें करने वाला तथा जल कल्याण का दावा करने वाला नेता जनता के प्रश्नों का उत्तर देना या सुलझाने के बजाय उन प्रश्नों से दूर भागता है और झूठे वायदे करते रहता है। जो उसने आश्वासन दिए थे, वादे किए थे, वो वादे वो क्या करता है, भूल जाता है। और जो वादे उसने नहीं किए थे, ऐसे गलत वादे लोगों के सामने, झूठे वादे लोगों के सामने रखने का काम करता है। कवि का कहना है कि ये नेता लोग जनता का शोषण करना जानते हैं। नेता लोग क्या करते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी, इसका मतलब ये कि मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसी स्थिति आज के नेता लोगों के बारे में हमें देखने को मिलती है। सारे के सारे नेता लोग ऐसे ही है क्या? हो सकता है कि कई अच्छे भी नेता लोग हमें देखने को मिल सकते, लेकिन कवि जिस स्वार्थी लोक नेताओं का वर्णन कविता के द्वारा कर रहा है, ऐसे नेताओं की संख्या आज हमें समाज में ज्यादातर रूप से देखने को मिल रही है। ये जनता का शोषण कर रहे हैं और जनता को इस शोषण से मुक्ति दिलाने की बात तो करते हैं, लेकिन मुक्ति दिलाने का काम नहीं करते। समझ में आ गया? तो अगली जो पंक्तियां थी कि देखते ही देखते सिर पर से बक्सा गायब, यानी बक्स गायब हो जाता है, और मंच से क्या गायब हो जाता है, तो मंच से यहां पर जवाब गायब हो जाता है। मतलब कुली और राजनेता दोनों भी बोलते कुछ अलग है और करने की बात जब आती है तब वहां से वो भाग निकलते हैं। शोषित जनता की स्थिति फिर कैसे बन जाती है, फिर शोषित जनता की स्थिति कैसे बन जाती है, उसका वर्णन कवि कविता में आगे करता है। किसी सुखाग्रस्त गांव के कुत्ते की तरह सिवान पर दम तोड़ता मिलता है हर सवाल। जहां लिखा है यह जगह आपकी है, कृपया इसे गंदा न कीजिए, और यही कविता समाप्त हो जाती है। अब इन पंक्तियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम यहां पर करेंगे। क्या कहते हैं, किसी सुखाग्रस्त गांव के कुत्ते की तरह सिवान पर दम तोड़ता मिलता है हर सवाल। जिस तरह किसी अकाल और सूखे से बर्बाद हो चुके गांव की सीमा पर एक कुत्ता भूख और प्यास से दम तोड़ देता है, उसी तरह आज भारतीय समाज में जनता के सवाल और उनकी समस्याएं उपेक्षित सी दम तोड़ती रहती है। जैसा कुत्ता मर गया है, आपको मालूम है, भूख प्यास के कारण, और उसकी उपेक्षा की जाती है, उस कुत्ते की ओर कोई देखता है क्या? नहीं देखता। वैसा ही यहां पर हो जाता है आम जनता के आश्वासनों के साथ वादों के साथ, उनके सवालों के साथ। उस लावारिस कुत्ते की मौत की तरह आम जनता की समस्याएं भी लावारिस बन गई है। उसकी उस मरे कुत्ते की तरह किसी को कुछ लेन देन नहीं है। उल्टे उनके प्रश्नों को सुलझाने के बजाय उन प्रश्नों की सीमाओं को प्रतिबंधित करते हुए वहां एक बोर्ड लटका दिया जाता है। क्या लटका दिया जाता है? बोर्ड लटका दिया जाता है कि
कौन सा बोर्ड लटका दिया जाता है? कवि कहता है, जिस पर लिखा होता है कि यह आपकी जगह है, इसे गंदा न करे। ये जगह किसकी है? आपकी है, और इसीलिए आप इसे गंदा मत कीजिए। मतलब जनता को ही मालिक बताकर मलिदा वह खाते हैं और जनता भूखी की भूखी रह जाती है। उनको बड़प्पन देते हुए कहते हैं कि यह जगह आपकी है और इस जगह को आपको गंदा नहीं करना है। यह जगह आपकी है और इसीलिए इस जगह को आप गंदा मत करो। मतलब जनता उन्हें उनकी समस्याओं के प्रश्न पूछकर, या जनता उनको अपने प्रश्न पूछकर, समस्याएं उनके सामने रखकर उनके राजकीय आनंद को खराब न करे, इसीलिए इस पंक्तियों का प्रयोजन किया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। की कौन सी पंक्तियों का? कि यह जगह आपकी है, कृपया इसे गंदा न कीजिए। मतलब हमारे राजनीतिक आनंद को लेने दीजिए, उस आनंद को यहां पर खराब न कीजिए। इस कारण उस उपेक्षित कुत्ते की तरह जनता की अपेक्षाएं तथा सवाल मर जाते हैं, क्योंकि ये सवाल या अपेक्षाएं उस राजनेता के सामने रखने की, क्योंकि उन्होंने आश्वासन वैसे दिया था, एक दो बार तो आदमी कोशिश करेगा लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। और सुनाने के लिए जब ये जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये आपकी जगह है, इसे गंदा मत करो, इस प्रकार के अलग प्रकार के उत्तर दिए जाते हैं, तो एक दिन उस लावारिश कुत्ते की तरह आम जनता की अपेक्षाएं भी यहाँ पर मर जाती है। तो इस प्रकार से इस कविता में आज के स्वार्थी राजनीतिक नेता लोगों पर इस कविता के द्वारा व्यंग्य किया है। आज की अगर हम राजनीतिक स्थिति को देखें तो ये कविता निश्चित रूप से अधिक प्रासंगिक लगने लगती है। तो राजनीति और राजनीति में काम करने वाले लोग किस प्रकार से स्वार्थी बन चुके हैं। कहते तो जनता के विकास की बात है जब तक उन्हें चुनकर आना होता है, और एक बार चुनकर आने के बाद फिर जिनके वोट के कारण वो चुनकर आए हैं उन्हीं वोटर को वो भूल जाते हैं, और वो बार बार उनके आनंद में यहाँ पर डिस्टर्ब न करे, इसीलिए उन्हें बड़प्पन देते हुए कहते हैं कि आपकी जगह है, इसे गंदा न करे। तो इस प्रकार की स्वार्थी राजनीति पर करारा व्यंग्य सर्वेश्वर सक्सेना जी ने यहाँ शीर्षक में भी व्यंग्य है कि हम ले चलेंगे। कहाँ ले चलेंगे? मोह से कहते तो है कि विकास की ओर ले चलेंगे, लेकिन आपकी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए ले चलेंगे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन करने की बात जब आती है तब वे विकास की ओर ले जाने के बजाय स्वयं का विकास करते रहते हैं। तो ऐसी दुगुनी नीति आज के राजनेता लोगों के कार्य में दिखाई दे रही है। इस ओर ये कविता संकेत करती है। बस इतना ही इस कविता के बारे में बताकर मैं यहीं पर रुकता हूँ। नमस्ते।